अब हिमाचल की रणभूमि में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधायक की जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि राजनीतिक अनुभव अपना रखते हैं। क्योंकि हिमाचल की राजनीति का मुकाबला दिलचस्प हो गया, तो इनको भी अब दोबारा चुनावी मैदान में भी जाहिर तौर पर उतरना होगा। तो ऐसे में कितने काम कैसे करवाए गए, सभी पार्टियों ने अपने दावे तो ठोक दिए हैं। सोलन विधानसभा में विकास को लेकर बड़े दावे हैं। कर्नल धनीराम शांडिल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, एक बहुत बड़ा इनके पास राजनीतिक अनुभव है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में ये शामिल हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक अनुभव इनके पास है, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी कैसे उठाती है आने वाले वक्त में चुनाव में, ये देखने वाली बात है। और साथ ही बड़ी बात ये भी है कि कर्नल धनीराम शांडिल, जो कि 1999 में हिमाचल प्रदेश के शिमला निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल विकास कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 13वीं लोकसभा के लिए चुने भी गए थे। तो यहाँ से लेकर जो सफर अब विधायक तक का अभी भी जारी है। तो कांग्रेस के विधायक है सोलन विधानसभा क्षेत्र से। तो हिमाचल की रणभूमि का जो दिलचस्प मुकाबला है, उसको लेकर कर्नल धनीराम शांडिल से हम कुछ ही देर बाद बातचीत भी करेंगे। हिमाचल की रणभूमि का जो मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, उसमें किसके दावे किस कदर हैं और विधानसभा क्षेत्र में किसने कितना काम किया है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी बयानबाजी का दौर भी किस कदर जारी है। तो ऐसे में हम सीधे बातचीत करते हैं। कर्नल धनीराम शांडिल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अब तक पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सोलन विधानसभा क्षेत्र बहुत अहम है और शिमला से ज़्यादा दूरी नहीं है, राजधानी से ज़्यादा दूरी नहीं है, और सोलन के बारे में बखूबी पूरा देश जानता है, मशहूर है अलग अलग तरीके से। लेकिन ऐसे में विधायक रहते हुए जो उम्मीद यहाँ की जनता ने आपसे की थी, सर, हम कह सकते हैं कि उम्मीदों पर आप खरा उतर चुके हैं, या फिर आप कहेंगे कि इसमें भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है क्योंकि आप सत्ता में नहीं? नहीं, मैं तो स्वयं अपने कार्य से संतुष्ट हूं और मेरा प्रयास यही रहता है कि जनता भी संतुष्ट रहे जो कार्य हम करें। और ऐसा मेरा मानना है कि जो भी काम हमें सामने मिला या जो जनता के अनुरूप होना चाहिए था, उसे प्रयास किया गया है कि पूरा किया जाए। ऑफ कोर्स प्रयास एक सतत प्रक्रिया है और वो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो पूरा ही विकास हो गया है, बिल्कुल। परंतु इतना मेरा विश्वास है कि जनता के अनुरूप हम कोशिश करते हैं कि काम करें, ताकि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा और बच्चों का कल का भविष्य हम ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। ऐसे कौन कौन से बड़े काम हैं जो आपके कार्यकाल में हुए हैं और आप खुद सरकार से कहकर वो जो विजन आपका था उसको लेकर आप सोलन में आए हैं और आपने वो काम करवाए हैं? अगर आप जिक्र कर सकें, आप दावा कर सकें कि हाँ, मैंने ये काम सोलन में करवाए हैं, क्योंकि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना ही होगा और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जनता को दिखाना भी होगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे 2 टेन्योर अगर हम ध्यान से देखें तो हो चुके हैं। जी सर। पहला टेन्योर में जब कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त में मुझे भी मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला। उस वक्त के समय में जो परियोजनाएं मैं पूरी कर सका या जिनको शिलान्यास किया और अभी भी शायद कुछ एक चल रही हैं, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। 463 करोड़ रुपए की परियोजना है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मेरे पहले जो अपना काम का मौका था उसमें की गई। उनमें मुख्यतः कुछ एक जो स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन कह सकते हैं, स्कूल का इंडोर स्टेडियम, आईपीएच की जो सुविधाएं या आईपीएच के निरीक्षण भवन, और सोलन क्षेत्र में शांति बाईपास जो एक बड़ा प्रोजेक्ट 29 करोड़ का आरंभ किया गया था, वो अभी भी पूरा हो चुका है। शायद कुछ ही दिनों में हमें आज की सरकार उसको
मौजूदा सरकार उसका लोकार्पण करने जा रही है। इसी प्रकार हमारा डिग्री कॉलेज खास कंडला घाट का जो लोकार्पण किया जा चुका हमारे समय का एक बड़ा मुख्य काम रहा है। और यहाँ पर हमारा चंबा घाट क्षेत्र में हमारा सर्किट हाउस स्पेशली जो बना है वो भी एक बड़ी भव्य इमारत बनी है। हमारा सैनिक रेस्ट हाउस अभी बनकर तैयार हो गया, शायद ये भी लोकार्पण जिस प्रकार से सर्किट हाउस कर दिया गया था कुछ महीने पहले, ये भी अभी किया जा रहा है। और इसी प्रकार से हमारे चाहे वो शमशान केंद्र रहा हो, कुछ एक और रास्ते चलने के, खासकर चलने का रास्ता जो अधूरे रह चुके हैं। हमारे ऐसे भी बहुत से कार्य हैं जो हम चाहते थे कि वो पूरे हों, परंतु समाव किसी टेक्निकल रीजन की वजह से या धन की कमी के कारण कह सकते हो, या कभी कभी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद हाँ एक और कहना हो कि जो केंद्र सरकार की पूरी राशि जिसे मिली वो था यहाँ का ऑडिटोरियम, जो मैं समझता हूँ हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि अभी पूरा होने जा रहा है। शायद शीघ्र इसका लोकार्पण हो जाएगा। लगभग 33 करोड़ से ये काम हुआ है। ये सोलन के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा मैं समझता हूँ हमारी सरकार का, जो हमारे वक्त में काम हुए। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजें, हवाई पट्टियां चंबा घाट में जहां हम लोगों ने हेलीकॉप्टर उतरना, ये कुछ एक चीजें जो मैं स्वयं अपने जो फंड होता है एमएलए के पास, और जो मैंने अभी किया लगभग 10 करोड़ का अपने अभी के मेरे कार्यकाल में जो छोटे छोटे काम पूरे हुए हैं, वो भी मैं कह सकता हूं कि गिनने योग्य हैं, पर बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि विकास बड़े पैमाने पे हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। अच्छा सर, एक पार्किंग की समस्या हमेशा से आपको मालूम है बनी रहती है सोलन में। वो पार्किंग की जो समस्या उसका समाधान हम मानकर चले, या तो आप करने की सोच रहे होंगे, या कहाँ दिक्कत परेशानी है, या फिर वो आपके विजन में है कि आने वाले वक्त में हो जाएगा इस समस्या का समाधान भी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इसके बारे में हम जब हमारी सरकार भी थी उस वक्त से लेकर प्रयास जारी था, और हम लगभग इसका पूरा सॉर्ट ऑफ निराकरण करने की कगार पर ही आ चुके थे। वो ये इस प्रकार से था कि जो भूमि जहां पे हमने 6 मंजिला पार्किंग सॉर्ट ऑफ स्थल बनाने के लिए, पार्किंग बिल्डिंग बनाने के लिए, पार्किंग की सुविधा देने के लिए चुना था, उसका स्थानांतरण सेना से हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो चुका था। परंतु कुछ एक शायद औपचारिकताएं रही और इसको एमओडी को सॉर्ट ऑफ भेज दिया गया, और एज ए रिजल्ट वो तब से अब तक एक प्रकार से एक पीछे चली गई वो स्कीम हमारी। परंतु अभी तक भी वो हमारे विजन में है, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले पार्किंग की जो ये सुविधा है जनता को देना चाहेंगे, और वो बड़ी आसानी से दी जा सकती है। थोड़ी सी हमें केंद्र सरकार की इसमें सहायता जरूरत पड़ेगी। सर, क्योंकि पर्यटन एक कह सकते हैं कि बड़ा केंद्र है हिमाचल प्रदेश पर्यटन का, और पर्यटन के लिहाज से क्या और संभावनाएं हैं कि सोलन में संभावनाएं और भी ज़्यादा तलाशी जाएं, ताकि जो पर्यटक शिमला जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, या इस रास्ते से ही कई लोग गुजरते हैं जो कि उत्तर भारत के दूसरे राज्य हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, और संभावनाएं तलाशने की आपने कोशिश की कि पर्यटन के लिहाज से यहाँ भी काफ़ी व्यापारियों को फायदा हो, उसके किसी तरह से पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए? दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने प्रश्न पूछा है, ठीक कहा। मैं समझता हूं जो पर्यटन है वो एक आसमान की बुलंदी छू सकता है। जहां तक हमारे हिमाचल का प्रश्न है, मैं समझता हूं न केवल धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन बल्कि दूसरे कई प्रकार के और पर्यटन, चाहे वो योगा के साथ रिलेटेड हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो, कोई हर्बल टूरिज्म की ओर हम ध्यान दें, या जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की
सॉर्ट ऑफ जो मैं कहता हूँ समाज का रूप है, यहाँ की नाट्य, यहाँ का नाट्य, यहाँ की संगीत, बहुत से प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा देने का हमारा विजन है। और जो आज हम बेरोजगारी या महंगाई की इतनी मार सह रहे हैं और बहुत सी योजनाएं जो अननेसेसरी सॉर्ट ऑफ थोपी गई हम पे, उनकी मार सह रहे हैं, वो सब चीजों का जो सुधार या जो आगे के लिए मैं समझता हूँ निराकरण इन समस्याओं का हो सकता है, वो इसी पर्यटन के विभिन्न रूपों से, साहसिक पर्यटन फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर टूरिज्म एक और हमारी ऐसी सोच है, और जिसके बारे में छोटे छोटे प्रयास भी किए गए हैं और बड़े सफल प्रयास हुए हैं। तो पर्यटन तो हमारी आई थिंक स्काई इज द लिमिट, और हमें उस ओर बहुत काम करने की जरूरत अभी बाकी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आने वाले वक्त के लिए भी सर शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इसके लिए प्रयास भी किए हैं। एक अंतिम सवाल है सर, जो आजकल मुद्दा चल रहा है, क्योंकि आपका सेना से बहुत बड़ा लगाव रहा है, आप सेना में रहे हैं, आपके पास बड़ा राजनीतिक अनुभव है, आपने बहुत गहराई से राजनीति को भी देखा है और आप सेना में भी गए। अग्निपथ की सर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा भी जाहिर तौर पर बन गया है। आपने कल प्रधानमंत्री की बात सुनी, हालांकि अग्निपथ का जिक्र तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक बात जरूर कही थी कि कुछ सुधार कुछ समय के लिए खराब लगते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उसका फायदा होता है। राहुल गांधी ने आज उस पर ही कहा कि हम तो हर दिन आपके सुधार भुगत रहे हैं। इस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। हिमाचल में चुनाव भी है, तो ऐसे में अग्निपथ पर चलकर क्या सत्ता पर काबिज हो सकती है बीजेपी, या अग्निपथ के मुद्दे के उठाकर आप युवाओं को जागरूक करेंगे कि ये उसके पक्ष में है या विपक्ष में? एज एन आप क्योंकि रहे हैं सेना में, तो आपका क्या कहना है इस पर, विधायक होने के नाते, एक नेता होने के नाते और एक सेना में रहने वाले एक बड़े अधिकारी होने के नाते? ये तो एक बड़ा जो ज्वलंत विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में। जी सर। और न जाने कौन सा बुरा ग्रह हमारे क्षेत्र पे पड़ा है, हमारे भारत पे पड़ा है, जिससे बारंबार हम लोगों को इस प्रकार के जो प्रयोगशालाओं के रूप में काम करना पड़ रहा है। ठीक ही कहा, अगर हमारे नेता ने बात कही है कि उनके नए प्रयासों को तो हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, चाहे आप किसी भी विषय को आरंभ करें, नोटबंदी, जीएसटी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना वगैरह वगैरह, जो कि आज जिस प्रकार से हमारे रुपए को नीचे जाना और जिस प्रकार से बहुत सी और चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि हम प्रयोग ही करते गए। आफ्टर ऑल मोर देन 700 पीपल वर किल्ड, जहां तक किसानों का आंदोलन का ताल्लुक है, या जो कोई और भी जितने हमने प्रयोग किए हैं, उनमें किसी एक का अगर आप सफल तरीके से मुझे बता दें तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू। मेरा मानना है कि जो ये अग्निपथ की बात अभी हो रही है, ये भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें हमारे वेरी सीनियर ऑफिसर उन पे, उनकी योग्यता पे मुझे मान है और मुझे बहुत सम्मान है उन सब लोगों का, क्योंकि मैं सबको लगभग पर्सनली भी जानता हूँ और बड़े अच्छे मैं चाहता हूँ सम्मानजनक पदों पे हो रहे हैं। उनकी योग्यता पे भी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, परंतु कभी कभी न जाने किस कारण, किस दबाव में हमने ये फैसला लिया और किस रूप में लेना चाहिए था। मैं तो स्वयं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जब 2 बार खुद मैं अपनी डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, और इनमें से बहुत से मेंबरान हमारे साथ काम भी कर चुके हैं। परंतु हैरानी की बात है, हम तो चाहते हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति भारत में सैन्य ट्रेनिंग ले। व्हाई नॉट? हाँ, मैंने खुद किया, मैं तो रिटर्न भी दिया है। हर जगह हम एनसीसी को एक कंपल्सरी ट्रेनिंग के रूप में लें, ताकि और दूसरे भी जितने हमारे प्रावधान हो सकते हैं। मैंने खुद भी ट्रेनिंग मेजर रहा हूं, मैं तो 6000 रिक्रूट्स को ट्रेन करने का अधिकारी भी रहा हूं। और जब हमारे पास IAS ऑफिसर आते थे तो मैं उनको बताता था, जिस दिन आप स्वयं डिफेंस सेक्रेटरी बनोगे, भूलना मत जो आपको मैं दिखा रहा हूँ बॉम्बडिला में या साइचन में, जहां मैंने स्वयं कमांड किए हैं ट्रूप्स को, मैं तो कमांडर रहा हूँ साइचन का खुद। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, स्वयं आप जब भी अधिकारी बनो, याद रखना कि एक जवान की क्या क्या पीड़ा होती है। बिल्कुल। उसे कभी कभी सचमुच शादी पे भी जाने के लिए उसके हाथ की मेहंदी भी धुलती, हम उसको बुला लेते हैं कि भी अभी आओ, हमारी चौधरी ट्रॉफी का रन चलने वाला, उसके लिए भी बच्चे आते हैं वापिस। तो इतना ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है बच्चों को कि वो बड़े से बड़ी चीज को छोड़कर घर से वापस भी आ जाते हैं। वो मोटिवेशन, वो उनको इतनी मानसिक रूप से दृढ़ता में लाना
उस लोग को, क्योंकि मैं स्वयं 3 वार लड़े, 62, 65, 1971, तो मैं तो आपको कह सकता हूं कि युद्ध क्या चीज होती है और युद्ध के क्षेत्र में जाने के लिए कितनी मानसिक सक्षम होने की जरूरत है, कितनी बलिदान की जो भावना पैदा करने की जरूरत है, हाउ मच मोटिवेशन ए यंग बॉय हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ के बहुत से साथी हैं जो आज अच्छे अच्छे पदों पे भी अभी तक भी हैं, और या जो पहले अधिकारी रहे हैं, उन्हें सोचना जरूर चाहिए था कि जिन महान जनरल्स हमारे पास सब जो मौजूद हैं, जो इसमें रहे, उनसे पूछी तो लेते हम किस प्रकार से इस चीज को लोगों में लाएं। थोड़ा सा पूछने से क्या होता कि इसको हम पटरी पे लाते, ये बहुत ही अच्छा निर्णय भी बन सकता है, परंतु साथ ही साथ में हमारे अच्छे मनोबल का प्रयास को ध्वस्त भी कर सकता है। अभी आप सोचिए, आपका किसी का भी हमारा भाई, बच्चा या कोई भी बालक 17, साढ़े 17 साल की उम्र में जाता है और 21 साल में घर आ जाता है, उसको लोग पूछेंगे भैया आप कहाँ से आए हो? मैं फौज से आया हूँ। व्हाट आर यू? आई एम ए रिटायर्ड फौजी। तो बेचारे को तब हम कभी बोलेंगे जाएगा, उसमें जाएगा, कभी फलाने पैरेलल्स में जाएगा, कभी किसी और सीआरपीएफ में जाएगा, या कोई दूसरे किसी बल में जाएगा, या किसी भी और सिविल में जाएगा। जी सर। तो आप मुझे बताइए कि आज इतनी बड़ी, ये तो चौथी बड़ी आर्मी है, इससे बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, दे वांट टू हैव रिहेबिलिटेशन। कितने रिहेबिलिटेट होते हैं? 1 या 1.5% अच्छे क्वालिफाइड ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल्स, दे वांट टू हैव ए सेकंड करियर। कितनों को मिलता है? और जो आम जवान जिनकी हम बात करें, वो बेचारा या तो एक छोटा सा एक चौकीदार की जो होती है अपनी सिक्योरिटी का एक बंदा बन जाता है, दैट्स ऑल। वो इतनी एक हम रिहेबिलिटेट कर पाते हैं। जी सर। तो इसके लिए अब जो भी क्या किया गया है उसमें मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं केवल सुझाव देना चाहता हूं कि हमें उसे थोड़ा सा ध्यान से सोचना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि 75% लोग जो घर आ गए, चंद 4 साल में ट्रेनिंग को आते जाएगी कि वेपन इस्तेमाल करना किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, राष्ट्र को हम आगे ले जाने की बजाय कहीं उल्टा न पड़ जाए। ये मेरी बड़ी आपने सलाह दी है सरकार को। जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव तरीके से सरकार को इन सलाह को लेना चाहिए। फिलहाल तो ये कहा गया है कि ये जो अग्निपथ योजना है वो जारी रहेगी। माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। ये चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सर। आपने इस चर्चा में शामिल होकर आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जो सवाल थे उनके जवाब दिए, और साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर भी अब कर्नल साहब ने बहुत अहम बातें कही हैं। राजनीति जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी जारी है।